एक नश्वर लड़की गलती से देवलोक की स्वर्गीय पथ पर चढ़ जाती है। अचानक आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं। प्रमाण शिला का रंग बदल जाता है और एक भयंकर दिव्य दबाव उस लड़की पर टूट पड़ता है, मानो उसे चूर चूर कर देना चाहता हो। जब उसके भीतर की सारी आशा खत्म होने लगती है, तभी एक अदृश्य अपार शक्ति वाली हथेली प्रकट होती है और उस घातक आभा को एक झटके में मिटा देती है। लड़की स्तब्ध रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि यह युवा पुरुष इतनी ऊंची स्वर्गीय सीढ़ी से नीचे कैसे उतर गया। उसे क्या पता, उस युवक का जन्म ही स्वर्ग के शिखर पर हुआ है। जब वह लड़की को उठाता है, उसके सारे घाव पल भर में भर जाते हैं। लड़की के मन में उस रहस्यमयी युवक के प्रति अजीब सी जिज्ञासा जागती है। उसी समय देव सूची के चैंपियंस घबराकर वहां आ उतरते हैं। इतिहास में आज तक कोई भी नश्वर इस स्वर्गीय पथ को पार नहीं कर पाया। वे एक ही संभावना सोचते हैं और भय से पीछे हट जाते हैं। दरअसल उनका अनुमान सही होता है। वह युवक देव राज्य का एकमात्र पवित्र पुत्र है, जिसकी शक्ति आकाश और पृथ्वी से परे है। पर उसके गुरु को डर है कि वह देव हृदय परीक्षा पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे शक्ति कम होने का बहाना देकर नश्वर लोक में तपस्या करने भेज देते हैं और साथ में एक दिव्य जेड लटकन सौंपते हैं। इधर नश्वर लोक में मुसीबत में फंसे यांग परिवार पर संकट बढ़ रहा है। बड़ी बेटी किसी समस्या में नहीं पड़ना चाहती, पर दूसरी बेटी, जो उत्तर की सबसे बड़ी प्रतिभा मानी जाती है, अचानक आगे बढ़कर हस्तक्षेप करती है। वह देखकर दंग रह जाती है कि सामने वही युवक खड़ा है जिसने उसे स्वर्गीय पथ पर बचाया था। भावावेश में वह घोषणा करती है, अगर मेरी बहन यह विवाह नहीं करेगी तो मैं करूंगी। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने कभी इतना आवेगपूर्ण निर्णय नहीं लिया, लेकिन वह दृढ़ है। उस रात ही विवाह संपन्न हो जाता है, क्योंकि केवल वह जानती है यह युवक नश्वर नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। यांग परिवार को अब कोई धमका नहीं सकेगा। लेकिन अगली सुबह ही चेन कुल के विशेषज्ञ फ्यूनरल क्राउन लेकर आ धमकते हैं और चुनौती देते हैं कि यांग परिवार उत्तर छोड़ दे। यांग बेटी क्रोधित हो उठती है। उसे विश्वास नहीं होता कि विवाह के बाद भी वे इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। पर युवक की कमजोर सी मानव उपस्थिति देखकर वे उसे निकम्मा पति कहकर उपहास करते हैं। वह सब अनदेखा कर दांव बढ़ा देती है। अगर यांग परिवार जीतता है तो चेन कुल 10 शहरों का मुआवजा देगा। द्वंद्व मंच तैयार होता है। चेन कुल का सबसे ताकतवर योद्धा पहले चढ़ता है। दूसरी यांग बेटी उत्साह में तलवार लेकर चढ़ जाती है, पर एक ही प्रहार में वह गंभीर रूप से घायल हो गिरती है। यांग पिता क्रोध से भर उठते हैं, पर चेन योद्धा हंसते हुए कहते हैं, तलवार की कोई आंख नहीं होती। वे यांग बहनों का अपमान करते हैं, उन्हें निष्प्रयोज्य कहकर चिढ़ाते हैं। यांग पिता अपनी दूसरी बेटी को प्रतिशोध लेने की अनुमति देते हैं। उसे युन तलवार सौंपते हैं, लेकिन वह जब युवक की ओर देखती है, वह स्तब्ध और निश्चल खड़ा रहता है। कहानी इसी तनाव पर रुकती है।